नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। मुंबई की बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर सियासी गलियारे में हंगामा है। इस बात की चर्चा झारखंड से लेकर महाराष्ट्र के चुनाव में जोर शोर से हो रही है, क्योंकि टिस की रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बेतहाशा मुस्लिम आबादी बढ़ी है। तो क्या सच में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है या फिर नेताओं की तरफ से किया जा रहा दावा सही है? कहा यह जा रहा है कि मुंबई और झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। क्या ऐसा हो रहा है? क्या जिस टिस की रिपोर्ट में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी का दावा किया जा रहा है, क्या वो सही है, या फिर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की रिपोर्ट तैयार की गई? इसके पीछे माना यह जा रहा है कि कुछ सियासी पार्टियों को बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी सूट करती है। इन पार्टियों को मुस्लिम वोटर पसंद करते हैं और ऐसे में वो बदलती हुई डेमोग्राफी का विरोध नहीं करते, जबकि बीजेपी कहती है कि सच यही है कि घुसपैठ और रोहिंग्या मुस्लिमों की वजह से हिंदुस्तान के कई इलाकों में हिंदू मुस्लिम समीकरण बदला है। हो कुछ भी, लेकिन रिपोर्ट को आधार बनाकर सियासी हंगामा जरूर है। जिस आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सबसे पहले जरा उसको सुनिए और उसके बाद मेहमानों से कराऊंगी आपका तारुफ। पास ये रिपोर्ट है जो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ने रिपोर्ट दिया है, उसमें लिखा है जिस प्रकार से मुंबई पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अतिक्रमण बढ़ रहा है, 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। गत कुछ वर्षों में मुंबा देवी का मोहम्मद अली रोड भिंडी बाजार एरिया हो, मीरा रोड नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, मालेगांव 70, 80, 90% मुस्लिम आबादी हो गई है। और इसीलिए हमारा कहना है कि एक है तो सेफ है। नहीं, ये सर्वे सच है या झूठ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन विषय अगर ऐसा रहेगा तो ये गंभीर है। अगर मुझे लगता नहीं है कि हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी और बांग्लादेशी की संख्या बढ़ेगी, और अगर ऐसा होता भी है, अगर ऐसा रहेगा भी, तो केंद्र सरकार का मुझे निषेध करना चाहिए। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। आइए सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज यही रहेगा कि टिस की रिपोर्ट आई है और मुंबई में मुस्लिम आबादी क्या वाकई में बढ़ी है? क्या बदल रही है डेमोग्राफी और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? झारखंड टू मराठा लैंड बदले हिंदू मुस्लिम समीकरण, हिंदू घटे घुसपैठ की वजह से मुस्लिम आबादी बढ़ी है क्या? महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव ध्रुवीकरण का रिपोर्ट कार्ड बताती है क्या? हमारे साथ मेहमान मौजूद है। प्रमोद स्वामी बीजेपी के नेता मौजूद है, कांग्रेस के नेता फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति धर्मगुरु के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, मोहम्मद साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं AIIA के हमारे साथ मौजूद हैं, और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले फरहान साहब, आप ही के पास आते हुए, क्या बदलती हुई डेमोग्राफी मुंबई में फरहान साहब को या कांग्रेस को चिंता का विषय लगती है? पूर्णिमा मिश्रा जी, आपका धन्यवाद मैं कहूँगा। और मैंने बहुत ही अध्ययन किया है इस मुद्दे पर, और किरीट सोमैया जी ने जो बात कही है उस पर भी मैंने बड़ी गंभीरता से विचार किया और तमाम चीज़ों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद ये पता चलता है कि किरीट सोमैया जी बाबा बैंगा से ज़्यादा प्रभावित हैं और वो भविष्य की बातें बता रहे हैं कि 2051 में क्या हो जाएगा। मगर जो भारत के आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, और अगर एजेंडे पे बात करेंगे तो ये देश गुमराही की ओर बढ़ेगा। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। जो आंकड़ा है वर्ष 2011 का, इसमें 11.24 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की है, 21 में 12.85 करोड़, 22 में 13.25 करोड़ और
2023 में 13.16 करोड़। अब अगर महाराष्ट्र में धार्मिक देखा जाए कि किसका अनुपात ज्यादा है या किसका कम है, तो ये वर्ष 2024 का आंकड़ा है और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा वर्ल्ड पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का है। हिंदू महाराष्ट्र में जो है वो 79.83% है और मुसलमान है 11.45%, बौद्ध है 5.81% और जैन है 1.25% और ईसाई है 0.96%। ये आंकड़ा है जो जिस पर हम आप आज बात कर रहे हैं। अब बात की जाए जो रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ की या बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ की, तो घुसपैठ के बारे में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट वर्ष 2023 और 24 की रिपोर्ट है। भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं। फिर इसके बाद यूएनएचसीआर एक बड़ी संस्था है, यूएनएचसीआर कहती है कि भारत के पास 14,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों की सूची है और उनका डाटा है, ये कहती है यूएनएचसीआर। तो अब आप ये बताइए कि किरण सुमैया जी अभी अपने वक्तव्य में जो आपने सुनवाया उसमें ये कह रहे हैं कि घुसपैठ अत्याधिक हुई है और मुसलमान जो है ये घुसपैठिया 80 से 90% हो गए हैं। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा बता रहा 79% बिरादरान वतन के हिंदू भाइयों की आबादी है और 11% मुसलमान। ठीक है। तो किरण सुमैया की ये बातें सरासर झूठी होती हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, पूर्णिमा मिश्रा जी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में ध्रुवीकरण करना चाहती है, इसका धार्मिककरण करना चाहती है इस चुनाव का। अब ये 62 लाख युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें तो रोजगार दे नहीं पाए, तो अब क्या लेकर के महाराष्ट्र में लोगों के पास जाएं? इनका मुंह तो है नहीं। दूसरी बात 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, एक भी नौकरी नहीं दी गई है। और आप इसका असर देख रही हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों की रैली में भीड़ दिख रही है। अभी माननीय देश के गृह मंत्री जी रैली करके आए हैं, आप दिखा सकती हैं कि उनकी रैली में कितनी भीड़ रही है। मैं समझता हूं 1000 से भी ज्यादा रैली, 1000 आदमी से भी कम लोग उनकी रैली में थे। ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने यह तय कर लिया है, बस आधा सेकंड, महाराष्ट्र की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार वहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक आखिरी बात जी, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात की जाती है कि महाराष्ट्र में रोजाना 126 महिलाएं अपराध का शिकार हो रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पर क्यों नहीं अपना बयान देते? ठीक। बदलापुर में यौन उत्पीड़न, ठीक है, यौन उत्पीड़न हुआ, एक मतलब जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि अगर बेटियां स्कूलों में आकर सुरक्षित नहीं है, मैं आपका पॉइंट ये समझी कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर यहाँ की सरकार बात नहीं करती है, जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करती है, बल्कि झूठी बातें कहकर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी एक बार फिर से कर रही है। मैं ठीक समझी हूं मेरे हिसाब से सर। अब मैं आ जाती हूँ जरा प्रमोद स्वामी जी के पास। प्रमोद स्वामी जी, जिस टिस की रिपोर्ट का जिक्र किरीट सुमैया करते हैं उसको आपके सामने ही अभी फरहान साहब ने गलत बता दिया है कि ये सरासर गलत है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे कैसे मुस्लिम आबादी कहां कहां पर है। जो मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 1961 में जो 8% हुआ करती थी मुस्लिम आबादी, वो 2011 का जो हमारा जनसंख्या का रिकॉर्ड है उसमें 21% तक बढ़ गई है। और इसी के एवरेज के हिसाब से बताया जा रहा है कि 54% से हिंदू आबादी कम होगी और मुस्लिम आबादी में 30% तक की वृद्धि 2051 तक हो जाएगी। अगर मैं फरहान साहब को मानूं और ये रिपोर्ट सरासर गलत है, ये झूठी है और ये सिर्फ एक बीजेपी का एजेंडा है, तो क्या वाकई में आप लोग ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि असली मुद्दों पर आपको लगता है कि जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी। प्रमोद स्वामी जी, अभी आपने खुद टीस की रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा कि 1961 में
बॉम्बे में 8% आबादी थी और आज वो 21% हो गई। ये तो आपने खुद ही जिक्र किया है जी। और ये अब इनको ये माने नहीं माने ये इनकी बात है। ये कोई जोर जबरदस्ती तो किसी को मना नहीं सकता, लेकिन टिस की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। और उसके बाद में सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई की बात क्यों करे, पूरे भारत वर्ष में 1950 में जो मुस्लिम आबादी थी वो करीब 8% थी और आज वो करीब 15% है। और पूरे भारत वर्ष में जो हिंदू आबादी थी 1950 के बाद में उसमें 7.8% की कमी आई है और मुस्लिम जो आबादी है वो बढ़ी है। ये तो फैक्ट्स है, इसको अगर कोई नकारना चाहे तो वो नकार सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या है, वो भारत की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता के लिए वो खतरा है। तो अगर उनका कोई विरोध करता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, जो इंडिजिनियस मुस्लिम है वो तो उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो रोहिंग्या है, जो विदेशी है, जो बांग्लादेशी है, वो लोग अगर आकर के उनकी वजह से अगर जनसंख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो ये तो चिंता का विषय है ना। तो इस विषय पे अगर कोई पार्टी अपना अगर रुख रखती है तो फिर उसके आंकड़ों को ही झुटला देना और उसको अन्य बातों के साथ जोड़ देना, ये कहां तक उचित है। ठीक है। और आप एक तरफ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो आपकी जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी जो समर्थन दे रही है इसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वहां वो लोग हंगामा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल करो। उसके ऊपर का आपका क्या रुख है, उसके ऊपर में आप एक शब्द भी नहीं बोलते। ठीक है, वो हाँ ठीक है सर, वो एक अलग, उस पर हमने कल भी चर्चा की थी प्रमोद स्वामी जी, उस पर हमने कल भी चर्चा की थी और ये भी तय है कि महाराष्ट्र में 370 का चुनाव होता है। पुनरुत्थान के लिए ठीक है, जहाँ जो बोलना होगा वो जरूर बोला ठीक है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। जल्दी से फरहान साहब इसका काउंटर शॉट में रखिएगा सर, बाकी मेहमानों के पास जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शॉर्ट में रखूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान जो है वो घुसपैठ बढ़ रही है, उनकी वजह से पॉपुलेशन मुसलमानों की बढ़ रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को आप झूठी रिपोर्ट मानते हैं? अगर आप झूठी रिपोर्ट मानते हैं तो देश को ये भी बात बताइए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सीधा सीधा कहती है कि 40,000 हमने चिन्हित किया है कि इस देश के अंदर 40,000 रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिया हैं। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि रोहिंग्या मुसलमान कहां कहां हैं। 40,000 से अगर आप उसको 80% की पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा झूठ शायद भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस पूरे देश के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मैडम, एक आखिरी बात पूर्णिमा जी, एक आखिरी बात। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने मुखर बिंदु से ये बात कहते हैं कि जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठियों को बुलाया जा रहा है या उन्हें इस देश में शरण दी जा रही है, ये इससे हिंदू खतरे में आ जाएगा। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि साहब पूरे भारतवर्ष के अंदर आपकी सरकार है, ठीक है, ठीक है, आपकी सरकार है, लाइन ऑर्डर, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। संजय राणा जी आपके पास आते हैं क्योंकि जब आंकड़ों की बात होती है तो थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है। फरहान साहब कह रहे हैं आती हूँ सर, आती हूँ, बाकी 4 मेहमानों के लिए भी थोड़ा सा समय दीजिए, फिर काउंटर के लिए आपको मैं वापस से समय दूंगी। संजय राणा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कांग्रेस तो सिरे से नकारती है कि भाई डेमोग्राफी तो बदल ही नहीं रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या कहाँ आ रहे हैं, कौन उनको आने दे रहा है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं खुलकर ना सही कि कुछ ऐसा नहीं है कि हमको वो सूट करते हैं, हमें चुनावों में उनसे फायदा मिलेगा। टिस की रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठी है। गुड इवनिंग पुणे में, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए ऐसा है कि रिपोर्ट तो आज आई है, टिस की रिपोर्ट मान लीजिए 1 हफ्ते आई, इसलिए बखेड़ा खड़ा हो रहा है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि 1947 से ये षड्यंत्र चला आ रहा है। आप पॉपुलेशन ग्रोथ को उठा करके 51 का देख लीजिए, 61 का देख लीजिए, 71 का देख लीजिए, तकरीबन 32 से 30% मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है और हिंदुओं की पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज 20% बढ़ी है। तो 10 से 12% तो यही हो गया है। सिर्फ सबसे कम पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है वो 24% हुई है, एज पर आंकड़ा 2011 के सेंसस की बात हो रही है। और बात हमारे मित्र कांग्रेस के बोल रहे थे कि हमारे 51 में 0.7 था, अभी बढ़ गया
भाई साहब आप जाके 31 अक्टूबर की रिपोर्ट देख लीजिए, जो मुंबई के अंदर, मैं महाराष्ट्र की बात ही नहीं कर रहा, मुंबई के अंदर 25% इजाफा हुआ है मुस्लिम पॉपुलेशन का। समस्या ये नहीं है, कभी भी ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां, कांग्रेस या अन्य, कभी भी मुस्लिम जो घुसपैठिया आते हैं उस पर एक मौन साध लेते हैं। बताइए, इस देश के अंदर कहा जाता है कि मेजॉरिटी में हमारी पॉपुलेशन तकरीबन जो महाराष्ट्र में थी वो 8 करोड़ 90 लाख थी, अब कम होकर के 79 हो गई है, और ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ करके तकरीबन आपने आंकड़ा दिखाया कि 21% के आसपास चली गई है। तो ये आंकड़ा कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहे हैं, इनको तो चीजें सूट करती है। देखिए कहीं ना कहीं आप जैसे मुमरा हो गया है, भिमंडी हो गया है, भिंडी बाजार हो गया है, मोहम्मद अली रोड है, मोहम्मद अली रोड में आप घुस नहीं सकते हैं, मैं तो वहां पढ़ाई किया हूं, आप जा नहीं सकते, लगता कि आप पाकिस्तान में आ गए। तो ऐसे कई स्पॉट्स जो बन चुके हैं, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ध्वस्त हो चुका है, वहां पे कहीं के कई लोग आ रहे हैं। और देखिए रोहिंग्या की जो बात होती है ना, रोहिंग्या को आप अगर आधार कार्ड दे दोगे तो भैया इंडियन सिटीजन हो गया, तो कहां से गिनती होगी। और चाहे वो झारखंड में कैसे होते हैं, एक साथ नहीं, छोटे छोटे बच्चे के रूप में लाए जाते हैं, और वो बच्चे बोले जाते हैं इनके बच्चे, उनके बच्चे, भाई है, फूफे है, ताता, ऐसे करके पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। और देश में 10 ऐसे स्टेट हैं जहां पे हम माइनॉरिटीज में हैं। ऐसा बताइए, हिंदुस्तान में हिंदुओं का देश कहा जाता है, यानी हम सबका देश है, हिंदुओं का दोस्त नहीं बोलूंगा, हम सबका देश है, लेकिन उसमें हम माइनॉरिटी में, वहां पे कोई चर्चा नहीं करता। हम चाहे जम्मू कश्मीर देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ असम को हटा दीजिए, बाकी जगह तो सब जगह वहीं पे है। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में आ गई और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन असम में भी तो पिछले दिनों बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर इतना बहुत मैं बता रहा हूँ, कुकराझार, न्यू जलपाईगुड़ी, 2-3 स्टेट, क्योंकि हमारा वहां पे कुछ जीवन व्यतीत हुआ है, वहां पे पूरा डेमोग्राफी बदल चुका है। वहां के एसएमईज है, यहाँ पे जो प्रमोद स्वामी साहब है असम से ही आते हैं, असम की डेमोग्राफी बदल गई है, कहीं कहीं पे 60% हो गए, और वहां के लोकल जो एसएमईज लोग थे उनको भगा करके उनकी जमीनों पे कहीं ना कहीं कब्जा करके रखा गया। 30% के हिसाब से वहां पर बढ़ोतरी भी हुई है, ये भी आंकड़े बहुत क्लियर थे। बिल्कुल। अब मैं गुलाब चंद दुबे जी एक टेक आपसे लेना चाहूंगी, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई जब आपके पास आधार कार्ड है, जब आपके पास इंडियन सिटीजनशिप उसके आधार पर हो गई, तो फिर कहां से आप रोहिंग्याओं के तौर पर या घुसपैठियों के तौर पर काउंट किए जाएंगे। गुलाब चौधरी जी आपका स्वागत करती हूँ, शिवसेना शिंदे गुट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब ये बताइए जरा मुझे कि अब ये डेमोग्राफी को लेकर चर्चा होने लगी है, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई अगर आपको बात करनी है तो जरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर लीजिए ना, या फिर बिना ध्रुवीकरण किए आप लोगों का काम नहीं चलेगा राजनीति में। जी 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 पूर्णिमा जी, बात यहाँ ध्रुवीकरण की और बात यहाँ पे आंकड़ों की पैमाने की बात हो रही थी। मैं तो सीधे सीधे वर्तमान के राजनीतिक परिवेश या सामाजिक परिवेश के बीच मानना चाहूंगा। जिस सांप्रदायिकता के बढ़ते हुए कदम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है हम लोग बिल्कुल कहते हैं ठीक है उनका परिवार है, बढ़े फले फूले, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए जब हमारे लोग जब कुछ कहते हैं, बटने और कटने के बीच की बात करते हैं, जब संकेत करते हैं, इशारा बात करते हैं, तो फिर उस वक्त ये विपक्ष के लोग, ये विशेष महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लोग एक मत होकर के वहां पे ये कहना शुरू करते हैं कि हम जात पात साम भाषा की राजनीति करते हैं। ऐसी स्थिति में अभी कल संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में एक सभा हो रही थी, जो ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, वहां 9:45 को 15 मिनट की इशारा दी है उन्होंने। और इतना तक नहीं, वहां एक मुस्लिम महिला आती है नकाब पोसो करके, वो कहती है ये संभाजी कौन है, संभाजी कौन है, महाराष्ट्र में संभाजी कौन है, इतनी बड़ी बात। तो ऐसी स्थिति आने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता पूर्णिमा जी। जिस जगह से बढ़ते हुए जनसंख्या के तादाद को मद्देनजर रखते हुए मात्र मुंबई ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में कल हो सकता है कि घंटी और शंख बजाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस परिस्थितियों से, जिस हालात में चल रहे हैं, और जिस आज हमारे कुछ नेता या हमारे अपने लोग हमें एकजुट होने की बात करते हैं, तो उसमें किस बात की इनको तकलीफ होनी चाहिए। अभी कल की बात है, जिस तरह से यहाँ पर दिंडोसी विधानसभा है मुंबई में, वहां पे एकत्र होकर के उलेमा बोर्ड के लोगों ने हमारे विधायक माने शिवसेना के विधायक माने हमारे नहीं, उबाटा के विधायक पूर्णिमा जी, जिनका नाम है सुनील प्रभु और सचिन अहिर, दोनों उन लोगों के बीच में बैठे थे और वहां पर एक फतवा जारी होता है, मात्र सत्ता के खातिर, मात्र वोट के खातिर अपने दिन को गिरा देना या अपने समय को गिरा देना। यही तो मैं कहा करता था आपको कि माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को मर्दन करने वाले
दमन करने वाले आपको शिवसेना शब्द जोड़ करके नहीं रखना चाहिए। माननीय बाला साहब ठाकरे के नाश्ता तोड़ करके आप सेकुलरिज्म को लेकर के अब कांग्रेसियों के आप शरणागत हो चुके हो, तो वही बात करो। हम लोग माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना यूं इस तरह से आपके दहाड़ में और ललकार हमारी गूंजती रहेगी। हम क्योंकि हम वहीं से निकले, हमारा संस्कार वही है। माननीय बाला साहब ठाकरे मात्र इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जब ऐसे अराजक तत्वों की जब आवाज आती थी कि हम अमरनाथ नहीं, दर्शन और नहीं चुनावों करने में देंगे, एक तरीके तब का कहा अगर जाता। प्रोपेगेंडा चलने लगे तो वो तो दिक्कत वाली बात है ना। और एक और माफी आपसे, मैं गुलाब चंद दुबे जी, मैंने आपका नाम गलत दे दिया था, तो मैं उसके लिए आपसे एक माफी चाहूंगी, गलती से मैंने वो बोल दिया था। मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले साजिद रशीदी साहब आपके पास, और उसके बाद स्वामी वेदमूर्ति जी आपके पास आऊंगी। साजिद रशीदी साहब, ये क्या चल रहा है प्रोपेगेंडा? मैं ये समझना चाहती हूँ। ये है आपका मराठी मुस्लिम सेवा संघ, एक एनजीओ है साहब, और ये जो एनजीओ है फकीर मोहम्मद ठाकुर, ए ईमान वालों जरा सोचो, हम आपसे विनती करते हैं कि होने वाले इस इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी को अपना कीमती वोट देकर जरा विनर बनाइए। और मैं जब इसमें क्वेश्चन मार्क के साथ पढ़ूंगी ना, तो इसमें जो जो लिखा है समझ ही नहीं आता कि मुस्लिम चाहते क्या हैं। फिर उसके बाद ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की शर्तें हैं, 17 शर्तें रखी गई हैं इनकी तरफ से। सर, ये समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। मतलब आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, इनको बाहर कर दीजिए, राणा को आप जेल में डाल दीजिए, और जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दे दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, वक्फ का विरोध मत करिए, ये जो अभी संशोधन आया इसका आप विरोध करिए। ये सब चल क्या रहा है? मतलब एक तरफ संगठित होकर मुस्लिम आबादी क्या करना चाहती है महाराष्ट्र के चुनावों में, फिर आरोप लगता है बीजेपी पर कि ये ध्रुवीकरण करते हैं। रशीदी साहब। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो आपने बातें बताई हैं ये कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक जब भी चुनाव हुए हैं, इस तरह की अपीलें अपनी पार्टियों के लिए मुसलमानों ने भी की है, हिंदुओं ने भी की है। और आज भी क्या आपको बीजेपी के लिए अपील करने वाले साधु संत कम नजर आते हैं? जितने भी साधु संत हैं वह खड़े होकर वही भाषा बोलते हैं, मारने काटने वाली योगी जी की भाषा। और बल्कि धर्म संसद में मुसलमानों को किस तरह से गाली दी जाती है, और कहा जाता है, आपको तो वो नारे भी याद होंगे जब कहा जाता है मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। और अब ये एक साधु साहब ने तो ये भी कहा, एक नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने कहा कि साहब आप मेरा साथ दे दो, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। ये जो इस तरह की अपीलें हैं, आप क्या चाहते हैं इनको? उलमा बोर्ड अगर अपनी पसंद की किसी पार्टी को वोट देने की बात करता है तो ये ध्रुवीकरण थोड़ा ही है, ये तो होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। भाई मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करता तो नहीं करता। मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमवीए के 30 सांसद पीएम मोदी को खत लिखें। महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा करे। साल 2012-2024 के दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग करें। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक कानून पारित करे। हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालने के लिए कहना चाहिए। क्या है ये सब? क्या गलत है इसमें? आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देंगे, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब मैं बोलूं? अब हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर मैं किसी पार्टी को वोट दे रहा हूं और अपने समुदाय से पार्टी की अपील कर रहा हूं, अगर मैं उसी पार्टी से अपनी कुछ शर्तें रख रहा हूं तो उसमें क्या बुराई है भाई? बुराई क्या है इसमें? ना कोई बुराई नहीं। बीजेपी करते हैं शर्तों को पूरा, हम तो बीजेपी कुछ को भी वोट दे मांगे देंगे। आप, आजादी है यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बीजेपी अगर हमारी भारत में शर्तों, संविधान आपको इसकी आजादी देता है। देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रही, मैं 10 सेकंड बोलता हूँ, आप बोल जाती हैं। अरे सर इतना सब बोल रहे हैं, मैं नहीं भी बोलने दूंगी तो सबको आपने कमी अच्छा थोड़ी है। टाइम पर्चे दिया, बट सब रहे हैं ठीक वहाँ बोले तो, हैं। पर्चे बट रहे हैं गली गली मोहल्ले में।
तो चलो आप ही बात कर लो, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप ही बात रखिए कर लो, अपनी, कोई बात बोलिए। नहीं, आप रखने दोगे तब रखूंगा ना। सर, आप बोलिए रखने ना। नहीं दे रही हो, रशीदी आप साहब। 30 सेकंड में बोल जाती हो बीच में। बोलिए रशीदी साहब, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुसलमान अगर किसी पार्टी को खुलकर वोट देना चाहता है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। और उस पार्टी से अगर हम अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं कि हमें ये चीजें आपसे चाहिए, ठीक है। ये भी मेरा संवैधानिक अधिकार है। किसी के पेट में इससे क्यों दर्द होगा भाई? क्यों बोलेगा कि भाई ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्यों कहेगा? जब तमाम साधु संत रैलियां करके धर्म संसद लगाकर बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं, तो अगर मुसलमान कांग्रेस को या शिवसेना को वोट देने की बात कर रही है और अपनी कुछ बातें रख रही है, तो उसमें किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? ठीक है। ये तो लोकतंत्र है। क्यों? हर आदमी को वेदमूर्ति अपनी बात नंद जी। कहने का, अपनी बात करने का अधिकार है। रशीदी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गुस्ताखे नबी की एक की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इस तरह के जब नारे लगते हैं तो उसके ऊपर में आपका क्या कहना है? ये तो संविधान की भी बात नहीं हो रही है, सीधा तन से जुदा की बात हो रही है। और ऐसे तन से जुदा के इंसिडेंट हमने भारत वर्ष में कई देखे हैं। तो ये हम किस दिशा में हम देश को ले जाना चाहते हैं? और मैं 3 सवाल करता हूं, आप जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आपने बदल दिया, तो ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है आपकी? और ओबीसी के भाई सरेआम बोलते हैं कि 15 करोड़ 120 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, 130 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। तो ये जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर धर्मनिरपेक्षता की बात करना तो बेईमानी है। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं सर तन से जुदा की बात बता दूं आपको। प्रमोद जी अच्छी तरह सुन लीजिए। इस्लाम किसी भी ऐसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं भारत 24 चैनल पर यह कहना चाहता हूं, जो लोग इस तरह के नारे लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सर, नारे छोड़ दीजिए, सर तन से जुदा कर दिया इतना जाए। जरूर है। अगर कोई हमारे नारे की बात कर रहे हैं, कार्टून आप नारे की बात कर रहे हैं, और इस्लाम तो बहुत चीजों की इजाजत नहीं देता। रशीदी साहब, बिल्कुल मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इस्लाम बहुत चीजों की इजाजत नहीं देता, लेकिन क्या वाकई में इस्लाम जिन चीजों की इजाजत नहीं देता वो नहीं होता है क्या? पूर्णिमा जी, यही तो एक दिक्कत है। अगर हम किसी बात को कहते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो मुसलमान कर रहा है। नहीं कर रहा है अरे या तो आप इस्लाम की बात को समझ लो या मुसलमान की बात पे जवाब ले लो। सब मुसलमानों की बात सुन लो ना मेरी बात। मैं फिर वही बात, आपका जवाब वेदमूर्ति जी पहले देंगे। वेदमूर्ति जी आपका जवाब देंगे। क्या हिंदू, सुनो सवालों के लिए नहीं रुक पाऊंगी रशीदी साहब। क्या हिंदू जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान की मोबिलिटी नहीं कर रहा है? 700 मुसलमानों को मार दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। और हिंदू ने, अरे सर तन से जुदा का क्या मतलब है? मतलब मोबिलिटी को क्या समझते हैं आप? सर तन से जुदा का क्या मतलब है? अरे वो भी कत्ल है, ये भी कत्ल है। अगर आप उसको कत्ल मानते हैं, इसको कत्ल नहीं मानते? आपने तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बता दिया कि नहीं, आप उसको कत्ल मानते हैं, इसको कत्ल नहीं मानते। वेदमूर्ति जी को सुनेगा। 700 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिया गया। साजिद रशीदी आप उसको कत्ल नहीं मानते? झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठ करके। और हमने कश्मीर बड़ी से अजीब बात है कन्याकुमारी तक यात्रा निकाला था और प्रधानमंत्री से प्रार्थना किया कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या है मुस्लिमों का बेतहाशा रूप से जनसंख्या बढ़ना। और जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं, आने वाला 2050 नहीं 2040 तक ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो इन्होंने गजवा हिंद का सपना देख रखा है, और दिन रात इनके मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है। और जो ये कह रहे हैं हमारे इनके किताबों में लिखा हुआ है, काफिरों को मारो, काफिरों को काटो और काफिरों के देश के ऊपर अपना कब्जा करो। और देखिए पूर्णिमा जी, इन्होंने तो पशुओं को भी शर्मिंदा कर दिया है बच्चों को पैदा करने में। आज मुसलमान भाई जो है पशुओं से भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आज हमारे बाल ठाकरे इस डिबेट को देख करके उनकी आत्मा क्या कह रही होगी कि जो मुंबई में उन्होंने सपना देखा था, आज वहां बेतहाशा रूप से सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, ये पूरे भारत में हो रहा है। और दिन रात इनके मदरसों में, मस्जिदों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे करके और उनको रखा जाता है। और
हमने नारा दिया, सरकार ने कहा हम दो हमारे दो, लेकिन इनके 14 ये अब देश में नहीं चलने वाला है। ये धीरे धीरे करके देश को कब्जाने के लिए इस तरह का जो है विचारधारा चला रहे हैं। अमित साहब, ये सवाल फरहान साहब भी उठा रहे हैं कि भाई आप ही की सरकार है, और अगर मैं जवाब दे दूं पहले, मैं पहले जवाब दे देता हूं। राशिदी साहब रुक जाइए थोड़ा सा सर, बाकी मेहमान भी है, उनके पास भी जाने का मुझे मौका दीजिए, जरा रुक जाइए। प्रमोद स्वामी जी आपके पास आते हुए, जब उन्होंने ये कहा कि सरकार आप ही की, आप बार बार कहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो घुसपैठ करते रहते हैं, उनको आधार कार्ड आसानी से मिल जाते हैं, वो बन जाते हैं इंडियन सिटीजन, तो भाई कैसे रोकेंगे? अगर ये समस्या वाकई में इतनी बड़ी है तो इसको रोकने की भी तो जरूरत होगी ना प्रमोद स्वामी जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये घुसपैठ की समस्या, मैं खुद आसाम से आता हूं, तो आसाम में इस घुसपैठ की समस्या के ऊपर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आपको पता है। और आसाम में जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो हर साल हर 10 साल में 30% बढ़ती है, 30%। और हिंदू पॉपुलेशन जो है हर 10 साल में मात्र 16% बढ़ती है। यानी कि हर 10 साल में आसाम में 14% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है जो ज्यादा बढ़ती है। और यहाँ हमारे जो 70 की माटी है, हमारे जो वनांचल की भूमि है वो भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे सबसे बड़े महापुरुष है श्रीमंत शंकर देव, उनका जो जन्म स्थान है वहां की माटी तक को भी घुसपैठियों ने उनको उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो ये स्थिति है। तो अब इस स्थिति के बारे में आसाम में लंबा आंदोलन हुआ। उसके बाद में 1985 में राजीव गांधी ने एकॉर्ड भी किया, लेकिन उसके बाद में उसमें 3D थे, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट, लेकिन आज तक शिनाख्त भी नहीं कर पाए। तो अब जो कांग्रेस के हमारे जो मित्र बोल रहे थे कि ये उन्होंने एक आंकड़ा दिया, तो वो आंकड़ा दिया जाता है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें वो शिनाख्त की जाए कि भाई इतने लोग हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो वहां से आए, उनको राशन कार्ड बना दिया गया, उनका आधार कार्ड बन गया, और वो तो भारतीय नागरिक अब बन चुके हैं, वो तो अब वोटर बन चुके हैं, और वो अब हमारे भाग्य विधाता बन चुके हैं, और वो किंग मेकर बन चुके हैं, और बहुत से लोग MLA और MP भी बन रहे हैं। तो अब उसको रोकने की क्या प्रक्रिया है? तो उसके ऊपर में देश में एक चिंतन होना चाहिए, एक मंथन होना चाहिए, और उसके ऊपर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसको हिंदू मुसलमान का विषय नहीं बना करके ये घुसपैठ जो है उसको भारत की सुरक्षा, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर खतरा मानते हुए हमें राष्ट्रीय हित में इसके ऊपर में अपने विचार रखने चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो मित्र दल है, जो विरोधी दल है, वो नहीं रख रहे हैं। रशीद जी की बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मैंने तब से जुदा की बात का मैंने विरोध किया। ठीक है, आपने विरोध किया तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप जैसे व्यक्ति को हम अभिनंदन करते हैं कि आपने विरोध किया। लेकिन विरोध के बाद में भी अब जब आप जब एक टेलीविजन में बैठ के कैसे बोलते हैं कि जय श्री राम बोल के 700 से 800 आदमी लोगों के कत्ल कर दिया गया, जय श्री राम बोल करके किसी का कत्ल नहीं किया जाता, और हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा, ये इतिहास है। और आप गोधरा में ट्रेन किसने जलाई, इन बातों पे मत जाइए। इन बातों पे अगर आप जाइएगा तो फिर वो पुरानी बातें निकलेगी, और वो आपको भी दुख देगी, हमें भी दुख देगी। तो ऐसी बातों से आगे निकल करके हमें अब आगे बढ़ना है, और हमें घुसपैठ को राष्ट्रीय समस्या मानते हुए उसका समाधान निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, रशीदी साहब से पहले फरहान साहब आप काउंटर रखना चाह रहे थे, उसको रखिएगा। और ये जो एनजीओ जो पर्चे बांट रहे हैं, तमाम मांगे रख रहे हैं, फिर उलेमा की अपनी शर्तें हैं, तो विचार तो कर ही रही होगी कांग्रेस इन पर कि सरकार में आएगी तो मानेगी ये बातें। देखिए पूर्णिमा जी, मैं प्रमोद स्वामी जी का उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि ओवैसी के बारे में आप क्या सोच है। मैं तो ये समझता हूँ प्रमोद जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी ओवैसी के बारे में कि वो देश के लिए उनको खतरा मानते हैं। ओवैसी को क्यों स्वामी जी देश के लिए खतरा मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? अरे हाँ या ना जवाब। सरकार के वंशीदार थे, अब यूपीए के गवर्नमेंट में वो वंशीदार थे, आपके यूपीए के सरकार के वो सहयोगी थे, तो आपने यूपीए गठन में उनका सहयोग क्यों लिया? आप ओवैसी को आप देश के लिए खतरा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इतनी जवाब बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं। हाँ, आपकी यूपीए सरकार में वंशीदार थे, इस बात को आप जान लीजिए। मैंने आपसे जितना पूछा उतना सुन, अब आप सुनिए। तो आप भी प्रमोद स्वामी जी बैठ करके आपने यूपीए के सरकार में उनका समर्थन क्यों लिया, इसका भी जवाब दे दीजिए। मैंने तो जवाब दिया, आप भी दीजिए। तो सुनिए, बोलिए फरहान साहब। देश के लिए देखिए, आज इतने बड़े टीवी के डिबेट शो में बैठ करके प्रमोद स्वामी जी भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि ओवैसी देश के लिए खतरा है।
और ओवैसी को ओबीसी देश खतरा के नहीं है, गृह किसी की मंत्रालय से विचारधारा खतरा है, किसी व्यक्ति से हमारा विरोध नहीं है, विचारधारा से हमारी लड़ाई है। देखिए, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे मैडम, देख लीजिए, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। बोलिए फरहान साहब, बोलिए। इस तरीके से डिबेट नहीं होती सर। आप चुप रहिए, आपको भी फिर बोलने का मौका मिलेगा, फिर बोलिएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आज आपने ये सिद्ध कर दिया और आपने अपने मुखर बिंदु से ये बात कही है कि ओवैसी देश के लिए खतरा है। अगर ओवैसी देश के लिए खतरा है तो फिर देश की गृह मंत्रालय ओवैसी को सुरक्षा क्यों दी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जब ओवैसी देश के गृह मंत्री से ओवैसी देश के गृह मंत्री से ये सवाल पूछते हैं कि मैं किसकी टीम हूं, तो गृह मंत्री जी कहते हैं उसी पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड में है, ये बात रिकॉर्ड में है कि ओवैसी जी आप अपनी टीम बनाइए और आप अच्छा काम कर रहे हैं इस देश में। ये कौन कहते हैं? देश के गृह मंत्री जी कहते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर क्या कह रहे हैं? ओवैसी देश के लिए खतरा है। तो अब इससे ये बात समझ में आती है कि ये फरहान साहब मुद्दे पर आइए ना, ओवैसी पर चर्चा नहीं हो रही है सर। असदुद्दीन, ओवैसी पर चर्चा नहीं है सर, और समय बहुत सीमित होता है फरहान साहब, फिर आप लोग बाद में इस बात की शिकायत करते हैं कि समय ज्यादा नहीं मिलता। आप मेरी भी तो बाध्यता समझिए ना मैडम। मैंने यही तो बात की, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने उन्हीं को जवाब दिया। अरे उसके अलावा मैंने भी सवाल पूछा सर। ओवैसी को बताते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल तो मैंने शाहबानो केस में पूछा, आपने उसमें जवाब नहीं दिया। शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया, उसमें भी जरा जवाब दे दीजिए। ठीक है, 30 सेकंड और दूंगी आपको फरहान साहब अपनी बात पूरी करने के लिए। 30 सेकंड बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में घोल रही है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को साफ नजर आ रहा है कि वो महाराष्ट्र आ रही, वो झारखंड आ रहा है, तो वो सोच रहे हैं किस तरीके से देश में लोगों को बांटा जाए और बांट करके ही इस देश को कमजोर किया जा सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति विफल हो चुकी है और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल। ठीक है, आपसे थोड़ी देर पहले आप वेंगा बाबा का जिक्र कर रहे थे सर, तो मुझे याद आ गया कि ऐसी हरियाणा में भविष्यवाणी कांग्रेस ने अपने लिए भी की थी, हम हरियाणा जीत रहे हैं। ऐसी आप महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अब वेंगा बाबा और उनकी कौन कौन सी भविष्यवाणियां सच कहाँ कैसे होती है? रशीदी साहब जल्दी से आपका काउंटर लेंगे सर। देखिए, ये अवैध मूर्ति जी जो बैठे हैं, इन्होंने कहा कन्याकुमारी से हमने पूरी कश्मीर तक पैदल यात्रा की और हमने फिर प्रधानमंत्री से ये मांग की कि मुसलमान की बढ़ती आबादी देश के लिए खतरा है। ये क्या अवैध, क्या बोल रहे हैं आप? नाम क्या बोल रहे हैं? अब मैंने कौन सा बोलने की तमीज सीखिए। आप डिबेट में बैठे हुए हैं। मैं करेक्ट कर देती हूँ, क्या बोल दिया? वेद मूर्ति नंद जी साजिद रशीद। नहीं, ये बार बार ऐसा कर रहे हैं, कई बार ऐसा कर चुका है, ये हमेशा इस तरह की बातें। चलिए, वैद मूर्ति जी चलिए, मैंने अवैध सुना था, मैंने वैद बोल दिया, उसमें क्या हो गया? क्या संस्कार हो गए इसमें? सुनने और ना सुनने के तो फिर कुछ नहीं कर सकते। पूर्णिमा जी से भी नाम गलत ले लिया गया था। अगर आप नेसेसरी इंस्टिगेट करना चाहते हैं और समय जाया करना चाहते हैं तो इस्लाम के संस्कार कौन से हो गए इसमें? नहीं, ऐसा संस्कार नहीं है। क्या आपको सनातन ये संस्कार देता है? हमारा मुसलमानों के खिलाफ जो है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु। रशीदी साहब अगर इधर उधर जाएंगे मुझे टाइमर रखना पड़ेगा सर, मुझे टाइमर रखना पड़ेगा। सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। रशीदी साहब आप तय करके आए हैं कि आपको अननेसेसरी इधर उधर की बात करनी है तो बताइए। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ सर। रशीदी साहब मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, उसको बरकरार रहने दीजिए। आप उसको बरकरार रहने दीजिए। अवैधानंद क्या होता है भाई? ये ना चुप रहे। साधु संतों को सीधी बात करिए ना। साधु संतों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, ये कैसा संस्कार है? ये हम लोगों का संस्कार नहीं है। और आप कह रहे हैं इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ ये आदमी बैठ के जहर उगल रहा है और आप उसको एक बार नहीं टोक रहे। वेद मूर्ति जी 1 मिनट का टाइमर रखेंगे रशीदी जी के लिए। 1 मिनट का टाइमर रखेंगे रशीदी जी के लिए। रशीदी जी आपका 1 मिनट शुरू होता है, अपनी बात रखिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूं पूर्णिमा जी कि ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं बैठकर के मुसलमान देश के लिए खतरा है, तो आप इनको एक बार बताइए। अपने टाइम में वेद मूर्ति जी अपने टाइम में, वेद मूर्ति जी अपने टाइम में, वेद मूर्ति जी अपने टाइम में, वेद मूर्ति जी अपने समय। अरे फिर ये क्या बीमारी है भाई? बोलिए सर। मंत्री से प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक
मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। किसी ने सही कहा है कि अगर देश में मुसलमान ना होते और बगल में पाकिस्तान ना होता तो ये लोग फुटपाथ पर जूते बेचते हुए मिलते। अच्छा, ये लोग पाकिस्तान और मुसलमान के बगैर बात ही नहीं कर सकते। इनको देश की कोई परवाह नहीं है। देश बटेगा, देश लुटेगा, देश टूटेगा, कोई परवाह नहीं है। इनको परवाह है सिर्फ मुसलमान देश से चला जाए। इसीलिए ये लोग कहते हैं मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। इनको शर्म नहीं आती। और इन्होंने कहा अभी जय श्री राम का नारा लगाकर 700 मुसलमानों को मोबिलिटी कर दी गई, 700 मुसलमानों को। ठीक है। और कहा जाता है दाढ़ी पकड़कर कि जय श्री राम का नारा लगाइए, जय श्री राम बोलिए, और ये कहते हैं हम तो नहीं करते ऐसा। ठीक है, फिर कौन लोग हैं वो सनातनी नहीं है क्या? फिर उसके बाद वो सनातनी नहीं है क्या? गुलाबचंद तो आप कहिए वो सनातनी नहीं जी आ रही हूँ, बस 2 सेकंड दीजिएगा। वेद मूर्ति जी पहले अपनी बात। इसलिए मैंने इनको अवैध मूर्ति कहा है। कभी भी हिंदू हिंसक नहीं होता। सर्वे भवंतु सुखिना की भावना रखने वाला हम लोग किताब पढ़ते हैं, ना कि मार काट कत्लेआम की किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमेशा हिंदुओं ने शांति की बात की और विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर इस देश को बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून सब काम छोड़ करके लागू करिए। साधु संतों से बचाना है इस देश को जी। साधु अगर इस देश को बचाना है, फिर तो मौलानाओं से भी बचा लेना होगा। मौलानाओं से उधर बचाएंगे। अगर इधर साधु संतों से बचाना है तो मौलानाओं को भी नमस्कार है। फिर तो मौलानाओं को भी नमस्कार है। मौलाना कितने जहरीले, आपको तकरीरें सुनाऊं क्या राशिदी साहब? मौलाना साहब कितने खतरनाक या जहरीले हैं, तकरीरें सुनाऊं क्या आपको? या सुनते होंगे आप तो फ्री टाइम में राशिदी साहब, फ्री टाइम में सुनते होंगे ना, बात करते हैं, सुनते होंगे फ्री टाइम में आप। कभी आप लोगों के नारा सुना है क्या? रशीदी साहब आज कुछ तय करके आए हैं क्या आप? अरे आप इधर उधर की बात करके आज आप कुछ तय करके आए हैं क्या? कि चर्चा मुद्दे पर नहीं करनी है, इधर उधर की बातों पर करनी है। साधु संत क्या है, क्या नहीं है, क्या सोचते हैं, क्या नहीं करते हैं, बेवजह की बातें कर रहे हैं रशीदी साहब। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे? ये पाखंडी है, क्या हो गया आपको? फिर मौलाना क्या है? मौलाना क्या है फिर? जरा दायरे में रहिए रशीदी साहब, इसके लिए खतरा है, दायरे में रहिए जरा। मैं बोल रहा हूं चैनल संजय राणा जी, आप बोलते रहिए चैनल पे, आप माइक ले लीजिए, आप सड़क पर खड़े होकर बोलते रहिए, क्या फर्क पड़ेगा उससे? बोलिए संजय राणा। आती हूँ गुलाबचंद जी। तो आप भी बोलिए, क्या फर्क पड़ेगा मेरे ऊपर? नहीं, आप ले लीजिए माइक, आप सड़क पर खड़े होकर बोलिए, क्या फर्क पड़ेगा बताइए। पूर्णिमा जी, जो आइंस्टाइन है आप भी जो खजूर के पेड़ के नीचे टोपी लगा के दाढ़ी शांत लगा रहिए रशीदी साहब, और लोग भी हैं, शांत रहिए सर, शांत रहिए। आ रहा हूँ आइंस्टाइन आ रहा हूँ। खजूर के पेड़ के नीचे सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी लगा के जो आइंस्टाइन बैठे हुए ना, इन्होंने क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान कोई सहयोग नहीं लेता, योजना सारी तुम लोगे, परियोजना सारी तुम लोगे, मजे सारे तुम लोगे, बोलोगे भारतीय जनता पार्टी सरकार से कुछ नहीं लेते। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बोला कि भैया कब्रिस्तान और पाकिस्तान, ये बताइए 45 और 46 के जब चुनाव हुए थे, मुस्लिम लोगों को 95% मुस्लिमों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था, तो आप नहीं दिए थे, तो आप पाकिस्तान और कब्रिस्तान तो खुद चूज कर रहे थे, तो आपको जाके देखना चाहिए। समस्या क्या है कि किसी भी धर्म गुरु पे आरोप लगा देना, धर्म गुरु को अशब्द बोल देना, इनकी आदत है। जहां तक रशीदी जी की बात है, रशीदी जी को ना अपने धर्म के बारे में पता है, ना अपने मजहब के बारे में, कुछ भी व्यक्ति को कुछ नहीं पता। अगर पूछ ले नंबर ऑफ पैगंबर्स कितने हैं, इस देश को सही रहने नहीं देना चाहते। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, इस देश को तोड़ना चाहते हो। गुलाबचंद जी, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। रशीदी साहब चुप हो जाइए, अरे रशीदी, आइंस्टाइन, लेकिन अब चलेगा नहीं, अपने समय में बोलिएगा ना, ये बीच बीच में आप सर कमेंट्री मत करिए रशीदी साहब, अपने समय में बोलिएगा, रुक जाइए। मालूम पता खजूर के नीचे बैठ के सेब नहीं गिरेगा, आइंस्टाइन नहीं बनेंगे आप कभी, नहीं छोटे लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। अरे मालूम है भैया, आइंस्टाइन नहीं बनो, खजूर के नीचे बैठे रहो, दिन भर बैठे रहो। साहब यहाँ पर अपने समय में बोलिए, बार-बार कह रही हूँ आपसे। अरे जाने दीजिए, देखिए भी फरहान भाई ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, सही बोला। सबका साथ सबका विकास जो पार्टी करे वो कम्युनल है, जो रोजा अफ्तारी करे वो सेकुलर हो जाती है। भैया समझ नहीं आता है कि सेकुलरिज्म कौन क्या है और कम्युनलिज्म क्या है। माइनॉरिटी कमीशन किसने बनाया? आपकी सरकार ने बनाया। ये बताइए माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था? आपको याद है पटेल साहब ने क्या बोला था? भाई जो कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए तरफदारी कर रही है उसको माइनॉरिटी में नहीं रखना चाहिए, कोट अनकोट बाबा साहब और पटेल जी ने बोला था। तो इस बातों को हम नकार देंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद बोला था, मुस्लिम इज ए क्लोज कम्युनिटी
उनका जो प्यार होता है, भाईचारा होता है, सिर्फ इस्लाम के प्रति होता है, किसी जमीन के प्रति नहीं होता है। तो जब इस सत्यता है, इसको आप काट देंगे। क्या बाबा साहब ने गलत बोला? आप खुद बोलते हो रोहिंग्या मेरे मुसलमान है, फिलिस्तीन के लिए आपके आंसू बहने लगते हैं, दहाड़ मार के रोने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या आप लोगों के साथ है। अगर आप देश की बात करते हो, देश का चिंतन करते हो, देश में अगर कोई समस्या होती है उस पर भी आपको एक होना चाहिए। लेकिन आप एक देश के लिए नहीं हो, फिलिस्तीन के लिए सारे एक हो जाते हो। समस्या यहाँ पे ये हो जा रही है। कोसने से ढोर नहीं ठीक है, मरते। गुलाबचंद जी, और वो बात राणा साहब आप कहना भूल गए। जब फिर बराबरी के नजरिए से देखने की बात है तो फिर मनमोहन सिंह का बयान याद आ जाता है कि सबसे पहला अधिकार यहाँ के संसाधनों पर किसका है? मुसलमानों का है। फिर उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, गुलाबचंद दुबे जी आपको लाते हुए जल्दी से। गुलाबचंद जी, फिर आती हूँ फरहान जी, आपके पास आते हैं। पूर्णिमा जी, मैं बड़े शिद्दतता के साथ साजिद भाई के ऊपर आना चाहता हूं। साजिद भाई, जिस वक्त आपने सर्वतन जुदा की बात की, आपने देश के आकार और इस भौगोलिक मानचित्र को दिखाया, बड़ा अच्छा लगा आपकी बात। और आपके बातों से साजिद भाई ये लग रहा था कि आप कहीं उस मुसलमानों के वंशज के हैं कि काश मेरे मुल्क में भी ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, गर मस्जिद के आबरू पर कहीं आंच ना आ जाए, ऐसी फिक्र मंदिर के रहनुमा को। आज मुझे बड़ा दुख के साथ करना पड़ा है कि आप इतने बड़े चैनल पे, साजिद भाई, आप इतना बड़े आप मतलब कि बेबाक हो गए और इतने बड़े आप बेबोल हो गए, जिसके लिए कि हमारे धर्मगुरु के प्रति देश के समझ आपने उनको अवैध कर दिया। जहां वेद की बात होती है, वेद की अपनी हमारी एक संरचना है, वेद के प्रति हमारी अपनी, हमारे सनातन धर्म क्या कहा आपने? नहीं सुना? कान बंद थे आपके? नहीं सुना मैंने, सुन लीजिए आपके कान बंद थे जब धर्मगुरु ने कहा कि मुसलमान देश के लिए खतरा है। आपको उस वक्त ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी बोला था। आपके कान में क्या तेल डाला था उस समय? कान में तेल डाल दिए थे? बोलो बाबा साहब ने गलत बोला था, बोलो पटेल साहब ने गलत बोला था। हिम्मत है बात काटने की? रशीदी जी, हिम्मत है? आपकी भाईचारा फिलिस्तीन से क्यों हो जाती है? भाईचारा पाकिस्तान से क्यों जाता है? यहाँ रहते हो, यहाँ की बातें करो। ठीक है, मेरे पास अंतिम का 1 मिनट है। जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। क्लोजिंग कमेंट प्रमोद जी से और फरहान जी से। फरहान जी, आपके साथ शुरू कर रही हूँ। 30 सेकंड फरहान जी। ठीक है, फरहान जी, हमको बोलने का मौका नहीं मिला। गुलाबचंद जी बोलिए, सब बीच में बोल गए सर, पहले आप पूरा कर लीजिए। गुलाबचंद जी, मैं साजिद भाई से विनती करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देश की अखंडता के खातिर माना कि विषयांतर हो रहा है, 370 एनसी हटाने का प्रस्ताव रखिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कश्मीर आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? हिंदुस्तानी अगर आप हैं, ठीक है, वो डिबेट फिर अलग चली जाएगी। दुबे जी, वो डिबेट अलग चली जाएगी। फरहान जी के लिए 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे, जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर, क्विकली फरहान जी। 30 नहीं 60 सेकंड कर दीजिए। पूर्णिमा नहीं सर, नहीं कर पाएंगे सर, फिर प्रमोद जी के लिए समय नहीं बचेगा। बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, इस देश की खूबसूरती संत समाज भी है, मुस्लिम समाज के उलमा भी हैं, पादरी भी हैं, बौद्ध भी। और जो अभी रशीदी भाई ने एक बात कही कि संतों को हटाना है, ये रशीदी भाई की अपनी सोच हो सकती है, मुसलमानों की अपनी सोच नहीं है। ये संत जो समाज है, ये भारत की खूबसूरती, और हम चाहेंगे कि भारत की खूबसूरती इस देश में बनी रहे। 20 सेकंड स्वामी जी आपके, कहना चाहूंगा। 20 सेकंड स्वामी जी, समय नहीं है सर, समय नहीं है, सॉरी सर, सॉरी स्वामी जी, जल्दी से 20 सेकंड। प्रमोद स्वामी जी, कहना चाहूंगा कि रशीद भाई ने जिस तरह से हमारे एक संत बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो व्यक्तिगत आक्रमण किया, व्यक्तिगत आक्रमण संत पे भी नहीं होना चाहिए, और जो स्कॉलर है, मौलाना है, उन पर भी नहीं होना चाहिए। बात मुद्दों पे होनी चाहिए और बात राष्ट्र हित में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ एक गंभीर विषय को जिस तरह से इन्होंने तू मैं कर करके उसकी गंभीरता को कम करने का प्रयास किया, मैं रशीद भाई से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में कृपया इस तरह का ध्यान रखें।